Okay, good evening all. Hope you're all doing fine. Yes, good evening, everyone. Uh, Pragya was supposed to take the class today, but she was unwell yesterday already, and she's a little more unwell today. Let's hope she uh, recovers soon. All right, good evening, good evening. Wow, thank you everyone for wishing. All right, thank you, Ankuma. Okay, चलिए. So, I'm straight from the court, and I didn't have much warning that I was going to take class today, but great, here I am. I'll share the PT also. Okay. So I did CRPC with you 2 sessions और आज मैं CPC करने वाला हूँ. I'm sure again it's a procedural law, so I'm sure आप सबको ऐसे लगता होगा कि यार ये कैसा सब्जेक्ट है. एक तो सेक्शंस हैं, फिर जो किसी में नहीं है वो वहां पर वो यहाँ पर है कि ऑर्डर्स, फिर वो ऑर्डर्स में अलग अलग रूल्स. तो इट मस्ट बी कंफ्यूजिंग, इट मस्ट बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये सब होगा. और बेर एक्ट ही वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि कोई दूसरे एक्ट, एविडेंस हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट की कमेंट्री या टेक्स्ट बुक भी शायद इतनी बड़ी ना हो या उतनी बड़ी होगी. तो जिस वजह से आई एम श्योर आप सबको थोड़ा सा डर लगता होगा. लेकिन आप शायद अभी मेरी बात नहीं मानेंगे. मे बी मेरे सारे सीपीसी के क्लासेस जब खत्म हो जाएंगे होपफुली तब आप मेरी बात ये मान लें कि सीपीसी इज रिलेटिवली एन इजियर सब्जेक्ट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजीएस्ट है, ऐसा कुछ नहीं. और मैं कुछ ऐसा हाइपरबोली नहीं है कि एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ कि नहीं यार डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों को ही डिफिकल्ट लगता है और बाकी दुनिया के लिए इजी है, ऐसा कुछ नहीं है. बट बस ये है कि सीपीसी के साथ देर इज अ फियर साइकोसिस. एक डर वाला मामला दिखता है क्योंकि बहुत देखने में बहुत हेवी लगता है, बहुत बल्कि लगता है. बट अदरवाइज अगर आप एक्चुअली उसके सेक्शंस पढ़ें या ऑर्डर्स या रूल्स पढ़ें, बहुत ही साधारण सी सिंपल सी यू नो लैंग्वेज में ये लिखा गया है. ठीक है. रितिका पूछ रहे हैं सीआरपीसी क्लासेस नहीं होती हैं क्या? आईपीसी की सब कुछ हो चुकी हैं रितिका. 2-2 क्लासेस हो चुकी हैं सारे, सीआरपीसी की भी और आईपीसी की भी. मैं थोड़ा सा चैट बंद ही कर देता हूँ अभी. ठीक है. ये तो वैसे इंट्रोडक्शन है. जो अगर आप जो जिन जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है 4 दिसंबर से, बहुत डिटेल में मैं खुद सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ाऊंगा. ठीक है. चलिए. तो मैंने चैट बंद कर दिया. अभी चैट कोई टाइप ना करें. ठीक है. आप चैट डायरेक्टली कोई मैसेज भेजना चाहे तो मुझसे भेज सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड हम बात करेंगे. कोई ये नहीं कि कोर्स ज्वाइन करना है वगैरह, वो सब वेबसाइट पे देख लें, नंबर वगैरह लिखा है उन पे कांटेक्ट कर लें. अभी हम कुछ तो पढ़ के चलते हैं. 2 घंटे बैठ बैठ रहे हैं इसलिए. और 2 घंटे से पहले भागिएगा मत. ठीक है. थोड़ा सब्र रख लीजिए. आप 2 घंटे एक क्लास में नहीं बैठ पाते हैं, 3 घंटे के एग्जाम क्या खाक लिखेंगे? आप सोचें ऐसे. ठीक है. तो भागने की ज्यादा ना करें. अगर आप भाग रहे हैं तो शायद उससे सीरियसनेस पता चल रहा है आपका, कि आप जल्दी क्लास छोड़ के भाग रहे हैं तो पढ़ने का शायद आपको इतनी दिलचस्पी नहीं है. थोड़ा सा सब्र करें. लेट्स डिकोड थोड़ा सा सीपीसी एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू टॉपिक्स. मैं कुछ जजमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, एक दो, ज्यादा नहीं आज. और मैं कुछ रियल फाइल्स प्लेंट वगैरह भी आपको दिखाऊंगा. आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन टॉपिक आज सबसे ज्यादा. एंड एक तो प्लीडिंग्स हम देखेंगे, प्लेन रिटन स्टेटमेंट क्या होता है. और एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा लोगों को शायद, स्पेशली जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनको नहीं पता. एंड दैट इज अबाउट इंजंक्शन. तो हम इंजंक्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. ठीक है.
एंड आई शो यू हाउ इज एन इंजंक्शन, एड इंटरिम इंजंक्शन क्या होता है, एक्स पार्टे इंजंक्शन क्या होता है, टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, एक्सेट्रा, perpetual injunction क्या होता है. We'll come to that. Okay, but for now, just what I was telling you is that CPC might look very difficult at the outset, but it so happens कि अगर आप उन सारे sections को या rules को एक के बाद एक अगर आप पढ़ते जाएं तो it's easy to understand. And एक बार आप थोड़ा सा once you become comfortable with it, you will find that CPC is easier than other subjects to understand. मैं अदर सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एविडेंस एक्ट वैसे बहुत बल्कि नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इट्स हैवी. हर सेक्शन को, एक एक सेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी आपको क्लैरिटी चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. वही अगर आप दूसरे एक्ट देखें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल, अगेन ठीक है, सिंपल लग सकता है बट हैवी सेक्शंस हैं. ठीक है, कुछ कुछ जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, 19 और 21 सेक्शंस, थोड़ा सा हेवी लग सकता है. कंडीशन प्रेसिडेंट सब्सीक्वेंट, देयर वैलिडिटी हेवी हो सकता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉर्टगेजेस, कॉन्सेप्चुअली बहुत कम कम डिफरेंसेस हैं हर टाइप ऑफ मॉर्टगेज में. यू माइट फाइंड दैट इट्स अ लिटिल हेवी, बट विथ सीपीसी द सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज क्वाइट सिंपल. इतनी ज्यादा मुश्किल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस ये है कि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रोविजंस सीपीसी में है, इसीलिए आपको डर लगता है. ठीक है, बट बहुत सारे रूल्स और प्रोविजंस क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि बहुत से ऑब्वियस चीजें भी जो आपको देख के पढ़ के लगता है कि यार ये भी कोई कहने वाली बात थी, वो भी उन्होंने उसमें लिख दिए. और बहुत जगहों पर रेपिटेशन है उसी चीज की. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. ऑर्डर 5 समन्स की बात करता है. ऑर्डर 5 रूल 1 में ये लिखा गया है कि समन्स सर्व होने चाहिए. ठीक है, समन्स सर्व होने से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर डिफेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट वो फाइल करेगा. ऑर्डर 5 रूल 1, ऑर्डर 5 समन्स की बात करता है. रूल 1 में ये लिखा है कि समन्स जैसे पहुंच जाएंगे डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट मतलब मान लीजिए मैं आपके खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर रहा हूं. ठीक है, तो मैंने क्योंकि ये सिविल सूट फाइल कर दिया, मैं प्लेंटिफ हूं. ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा होगा वो डिफेंडेंट है, मतलब आपके खिलाफ मैं फाइल कर रहा हूं तो आप डिफेंडेंट बने. अब आपको समन्स जाएंगे. समन्स सिंगुलर है, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ क्लासेस में, लेकिन समन्स इज सिंगुलर, समन्सेस इज प्लूरल. दो समन्स होते हैं तो समन्सेस कहते हैं. ठीक है, ईएस लगाते हैं उसमें. तो समन्स आपको पहुंच गए. अब कहता ये है रूल 1 ऑफ ऑर्डर 5 कि जिस दिन आपको समन्स पहुंचे उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, रिटर्न स्टेटमेंट आप कोर्ट आएंगे और फाइल करेंगे. यू विल फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट इन रिप्लाई ऑफ दैट प्लेंट. यही बात, ये बात रूल 1 ऑर्डर 5 में थी. यही बात एग्जैक्टली यही चीज आपको मिलेगी रूल 1 ऑर्डर 8 में. ऑर्डर 8 बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, और रिटर्न स्टेटमेंट का रूल 1 भी यही चीज कहता है. तो आप देखिए कैसे कुछ रूल्स रिपीटेड हैं, रेपिटिशन है, और कई चीजें बहुत वर्बोस तरीके से लिखी गई. ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारे रूल्स एक जगह हैं. फिर उसके अंदर भी देर आर डिफरेंट प्रोविजंस दैट यू हैव टू गो टू. इसी की बात कर लें, क्योंकि अब ये बात रिटर्न स्टेटमेंट की निकल ही गई, तो मैं आपको बताता हूं कैसे सारे रूल्स एक जगह नहीं. ये बात समझिए, ऑर्डर 5 के रूल 1 में समन्स की जिक्र है और वहां पर कहा गया 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है. वही बात ऑर्डर 8 रूल 1 में है. ठीक है, कि 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं. फिर आगे क्या है, वही ऑर्डर 8 का रूल 1 अगर आप देखें तो उसे में लिखा होता है कि फर्स्ट 30 डेज के अंदर तो फाइल करें. ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो और ज्यादा टाइम भी दे सकते हैं, दे सकता है कोर्ट. और कितना टाइम, वहां लिखा गया 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. जिस दिन समन सर्व हुए थे उस दिन से 90 डेज, मतलब पहले के 30 दिन हो गए, रिटर्न स्टेटमेंट आपको फाइल करना था, डिफेंडेंट को नहीं किया, और 60 दिन, कुल मिला के 90 डेज. तो ये 30 दिन के बाद और 60 डेज, एडिशनल 60 डेज आर बीइंग गिवन. अगर कोर्ट चाहे तो दे सकता है, ये राइट नहीं है डिफेंडेंट का. राइट तो सिर्फ 30 डेज का तक ही था.
इसके बाद का राइट नहीं है, इट्स अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। वो अगर टाइम देना चाहे तो दे सकता है, वरना नहीं, 30 days। क्या इसके बाद मामला खत्म है? नहीं। फिर आप जाएंगे सेक्शन 148 में। सेक्शन 148 में कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी जगह जहां पर टाइम लिमिट मेंशन्ड हो, कोर्ट अगर चाहे तो 30 दिन और उसको दे सकता है उस चीज को करने के लिए। ये 148 में लिखा है। ये सारे सीपीसी में हर जगह अप्लाई होता है सेक्शन 148, कि 30 days एडिशनली कैन बी गिवन। फिर उसके चलते अगर उसमें अगर आप कोर्ट से मांग रहे हैं कि और थोड़ा टाइम दे दो, तो और 30 दिन बढ़ गए। तो कुल मिला के 120 दिन हो गए अभी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। क्या 120 दिन फिर मैक्सिमम लिमिट है? क्या उससे ज्यादा नहीं दे सकता कोर्ट टाइम? दे सकता है। कैसे? सेक्शन 151 में लिखा है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हैं और वो दे सकता है। फिर सैलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सारे जो टाइमलाइंस है सीपीसी में, वो सारे सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइंस के तौर पर दिए गए हैं। दे आर ओनली डायरेक्टरी, दे आर नॉट मैंडेटरी। तो ये जो 120 दिन का टाइमलाइन बन रहा है, इट इज ओनली डायरेक्टरी एंड इट इज नॉट मैंडेटरी। सो अंडर 151 अगेन यू कैन आस्क फॉर मोर टाइम। तो देखिए, एक चीज, एक सिंपल सी चीज थी, आपको प्लेंट मिला है, उसका जवाब फाइल करें ना आप। उसके लिए आपको टाइम अगर लेना हो तो देखिए कितना टाइम आप ले सकते हैं और कहाँ कहाँ, कौन से प्रोविजन से आप ले सकते हैं। पहले आप बोलेंगे 30 दिन तो मेरा हक है ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत। फिर आप सफिशिएंट कॉज शो करके कोर्ट से पूछेंगे 60 दिन और दीजिए, ताकि टोटल 90 डेज हो। फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, 90 डेज तो हो गया, अभी भी मुझे नहीं डाल करना है और टालना है मुझे, तो मैं 148 के अंदर 30 दिन और मांग लेता हूँ, 120 दिन। फिर उसके बाद भी आप 151 के तहत जाके बोलते हैं कि यार घर में शादी थी और पता नहीं कुछ बीमार था मैं और कहीं और गया था, इधर था उधर था, बैक पेन था, मैं आ नहीं पाया, और डेट मांग रहे हैं आप। और कोर्ट के पास कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो और डेट नहीं दे सकता। दे कैन कंटिन्यू टू गिव। सो विच इज वाई सीपीसी माइट लुक बल्कि। रूल बहुत आसान है, ये अब मैंने जो पढ़ाया, इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात क्या है? आप सब तो लॉयर हैं, जो लॉयर नहीं है उनको भी समझा दूं मैं, वो समझ जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, टाइमलाइन दिए गए हैं, इतना टाइम दे रहे हैं हर चीज के लिए। तो रूल आसान है, लेकिन क्योंकि वो एक जगह नहीं है सारे रूल्स, और अलग अलग प्रोविजंस हैं, और क्योंकि ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं, इसीलिए हो सकता है कि आपको सीपीसी से डर लगता हो। एक चीज, लेकिन सीपीसी की एक बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है जो सीआरपीसी में नहीं है, वो बात, एंड दैट इज सीपीसी इज एक्चुअली इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो सीपीसी के ऑर्डर्स है ना, दोज ऑर्डर्स आर इन एन ऑर्डर। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर विल टॉक अबाउट पार्टीज टू अ सूट। पहला ऑर्डर कहता है कि सूट के पार्टीज कौन होंगे। द सेकेंड ऑर्डर देन टॉक्स अबाउट फ्रेम ऑफ द सूट, कि फ्रेम कैसे। थर्ड टॉक्स अबाउट एजेंट, रिकॉग्नाइज्ड लाइक लीडर्स वगैरह। तो ऐसे देर इज ऑर्डर। फिफ्थ में जाएंगे समन्स। सिक्स में जाएंगे प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स में क्या क्या आते हैं? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट है 7 में, रिटर्न स्टेटमेंट है 8 में। उसके बाद क्या होगा? पार्टीज आएंगे तो अपीयरेंस है 9 में। ठीक है, तो देर इज अ ऑर्डर, एंड ऑर्डर 20 जो जजमेंट है वहां पर खत्म होता है। जजमेंट के बाद डिक्री भी मिल जाए, उसके बाद क्या? एग्जीक्यूशन 21। सो एक क्रोनोलॉजी ऑफ अ सिविल सूट इज गिवन फ्रॉम ऑर्डर 1 टू ऑर्डर 21। जो सीआरपीसी में इट्स नॉट देयर। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस के पास, एफआईआर होता है 154 में। फिर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी और अरेस्ट करेगी 41 में। और जो अरेस्ट किया गया 41 में, उसको बेल मिलेगा 437 में, या 436 में बेलेबल हो। फिर इन्वेस्टिगेशन में सर्च एंड सीजन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं 98, 99, 100 में। तो आप देखिए, कोई ऑर्डर नहीं है। ये सब होने के बाद चार्जशीट फेल हो रहा है 173 में। तो देर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच सीआरपीसी हैज बीन रिटन, बिकॉज थिंग्स आर एट अ डिफरेंट प्लेस। बट सीपीसी के साथ वो चीज नहीं है। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड डू अ फ्यू टॉपिक्स इन सीपीसी। राइट, लाइक एज यूजुअल पीपीटी आपको मिल जाएगी। ओके, ग्रुप पे फाइल वो हो जाएगा, पोस्ट किया जाएगा। तो फाइल किया जाएगा बोल रहा हूँ।
ओके, बुक ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, प्रोसीजरल लॉ के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड दिस। प्रोसीजरल लॉस मतलब सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है। खैर हम अब सिविल की बात करेंगे, हम लेट्स नॉट गो इनटू क्रिमिनल एट ऑल, वरना कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम सिविल की बात कर रहे हैं, कहीं कोई ये ना बोले कि वारंट इशू कर सकते हैं नॉन बेलेबल, ऐसे नहीं होता, ठीक है। फॉर नाउ लेट्स ओनली टॉक अबाउट सीपीसी। प्रोसीजरल लॉस हैं, एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो प्रोसीजरल लॉ एक्सेप्ट फॉर फ्यू पार्ट्स ऑफ एविडेंस एक्ट, जैसे एस्टॉपल वगैरह हैं सेक्शन 115 की, उनको छोड़ के जनरली एविडेंस इज अ प्रोसीजरल लॉ। वैसे ही सीपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है कि whenever there is, if at all there is any conflict between procedural law and substantive law will always take precedence. प्रोसीजरल सब्सटैंटिव लॉ के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कुछ इफ देयर इज अ ग्रे एरिया, तो हमेशा सब्सटैंटिव लॉ को प्रेसिडेंस दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो या सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, ये सब सब्सटैंटिव लॉस माने जाएंगे। सो वी विल गिव देम प्रेसिडेंस इफ एट ऑल देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम एंड सीपीसी, ठीक है। जनरली दैट्स द रूल, ओके। एंड सीपीसी applies both retrospectively, because all procedural laws generally apply retrospectively. Retrospectively मतलब कि अगर कोई मान लीजिए सीपीसी में अभी एक चीज अमेंड होती है, इफ देयर इज एन अमेंडमेंट दैट हैपेंस इन सीपीसी, ये अमेंडमेंट उन सिविल सूट्स पे भी अप्लाई होगा जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अ, ये जो अमेंडमेंट है ये उन्हीं पे लागू होना चाहिए जो आगे जाके सिविल सूट्स जो फाइल होंगे उन्हीं पे, ऐसा नहीं है। प्रोसीजरल लॉस जनरली रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, वो पिछले सूट्स पे भी अप्लाई होंगे, जो पेंडिंग है उन पे भी अप्लाई होंगे, और आगे तो अप्लाई होते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एंड दैट इज डिक्री, ठीक है। तो आज मैं आई एम स्टार्टिंग विद द स्मॉल टॉपिक ऑफ डिक्री, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स हम आज करने वाले हैं। लेट्स डू डिक्री फर्स्ट, विल डू पार्टीज टू अ सूट, कि हु कैन बी अ पार्टीज, हु कैन बी अ पार्टी टू द सूट। विल टॉक अबाउट प्लीडिंग्स, फिर हम प्लेंट के बारे में बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट इंटरिम ऑर्डर्स, विल टॉक अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट, एंड वी विल एंड द क्लास होपफुली इफ पॉसिबल, लाइक विल टॉक टिल सेट ऑफ और काउंटर क्लेम भी हम बात करेंगे अगर हो सके तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल टॉपिक ऑफ डिक्री। व्हाट इज अ डिक्री? ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी में ये डेफिनेशन दिया गया है। अगेन वन गुड थिंग अबाउट सीपीसी, खैर सीआरपीसी में भी यही है कि द डेफिनेशंस दैट आर गिवन इन इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस दिए गए हैं वो थैंकफुली अल्फाबेटिकल दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना आपके लिए भी आसान होगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके सारे डेफिनेशन दिए गए। तो डिक्री क्योंकि डी से स्टार्ट होता है तो ऊपर ऊपर ही रहेगा वो, इट इज इन सबसेक्शन 2, ओके। व्हाट इज अ डिक्री? देयर आर 5 एसेंशियल्स व्हिच आर नीडेड इन अ डिक्री। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउ डज अ सिविल सूट वर्क एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिविल सूट। देखिए, किस किस प्रकार के सिविल सूट्स कोर्ट में फाइल होते हैं, जिनको आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो then you need to know these things कि what sort of civil suits are actually filed in the court. अक्सर जो सिविल सूट्स फाइल होते हैं कोर्ट, there are about 4 or 5 types, and most of the civil suit, about 99% of the civil suits, ये 4 या 5 टाइप में से ही कोई एक सिविल सूट होगा। सबसे ज्यादा जो फाइल किया जाता है सिविल सूट कोर्ट्स में वो होता है फॉर इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन। इंजंक्शन किसको कहते हैं? इंजंक्शन इज एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। आपको कोई चीज करने से करने से रोका जा रहा हो, या कोई चीज करने के लिए कहा जा रहा हो, ये होता है इंजंक्शन। अगर कोई चीज करने से रोका जा रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आप ये चीज ना करें। और आपको कोई चीज करने का ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई चीज करने के लिए कहा जा रहा हो, इट्स कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन,
ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दीज थिंग्स आर देयर, सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38, 39 से 48, 41, 34 to 40, ये सारे सेक्शंस इंजंक्शन के बारे में इट टॉक्स अबाउट इट। ओके। ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा जो सूट्स जो फाइल किए जाते हैं कोर्ट्स में, दे आस्क फॉर इंजंक्शन, मीनिंग इफ आई हैव सम लैंड, अगर मेरे पास कोई जमीन है, आप मेरे पड़ोसी हैं, यू आर माई नेबर, and what you are doing is you are interfering into my land, you are encroaching upon my land। मेरी भी जमीन है और आप मेरे पड़ोसी हैं, आपके पास भी जमीन है। आप क्या करते हैं, मेरी जमीन में थोड़ा सा, मेरे जमीन के अंदर आप आ रहे हैं, मेरे जमीन का कुछ हिस्सा आप अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेक इनटू योर पोजेशन सम पार्ट ऑफ माई लैंड। तो मैं क्या करूंगा, अब ये ना कहें कि जाके लड़ाई करूं या वगैरह, वो तो फिर क्रिमिनल केस बन जाएगा अगर मैं जाके मारपीट करूं या कुछ भी करूं। सो द रेमेडी इज आइडियली दैट मैं सिविल कोर्ट जाऊं और आई फाइल अ सिविल सूट फॉर इंजंक्शन। मैं सिविल कोर्ट जाऊंगा और मैं एक सिविल सूट फाइल करूंगा इंजंक्शन के लिए। ठीक है। इंजंक्शन क्या, कैसा इंजंक्शन, आई विल आस्क द कोर्ट कि देखिए ये जो मेरा पड़ोसी है, ये मेरे जमीन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, he is trying to encroach into my land, he is trying to come into my land, so can you please order him to not do that, to stop his interference into my possession। मेरे जो पोजेशन में लैंड है, वो उस पोजेशन को वो डिस्टर्ब ना करे, आप ऑर्डर करें। ज्यादातर जो इंडिया में सिविल सूट्स होते हैं, वो परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन मांगते हुए फाइल करते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, या तो एग्रीकल्चरल लैंड है, एक के कब्जे में दूसरा जाने की कोशिश कर रहा है, या रेजिडेंशियल लैंड है या हाउस है, समथिंग और द अदर, बट बाउंड्रीज, क्योंकि हो सकता है जेन्युइन मिस्टेक भी हो सकती है कि बाउंड्री पता नहीं यार, 10 एकड़ जमीन मेरी है, 20 एकड़ जमीन आपकी है, बाउंड्री थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है और मैं थोड़ा सा और कहना चाह रहा हूँ कि नहीं बाउंड्री एक्चुअली वहां है, देयर इज अ जेन्युइन डिस्प्यूट। वो हो सकता है ये जानबूझ के भी कर रहा हूँ, जैसे भी हो, लेकिन परपेचुअल इंजंक्शन इज जनरली सॉट इन मोस्ट ऑफ द सिविल सूट्स, ये एक हो सकता है। दूसरा क्या होगा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही हम देखें तो दूसरा है टाइटल सूट्स। टाइटल सूट्स मतलब सूट्स विथ रिगार्ड टू ओनरशिप, कि कौन है ओनर। ठीक है, सूट्स विथ रिगार्ड टू ओनरशिप। तो फॉर एग्जाम्पल, जमीन आपकी है, यू आर द ओनर ऑफ द लैंड, बट आई ब्रिंग समवन, सम फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई टेल देम कि ये जो जमीन है ना ये मेरी है। उनको मैं बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त को, कि ये जो जमीन है ना, ये मेरी जमीन है, और आप अगर खरीदना चाह रहे हैं तो मैं इस दाम में बेचने के लिए तैयार हूं, आई एम प्रिपेयर टू सेल दिस लैंड फॉर दिस प्राइस। एंड माई फ्रेंड सेज डेफिनेटली श्योर, ही पेज मी द मनी, आई इवन एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन हिज फेवर। मैं सेल डीड भी उसके फेवर में एग्जीक्यूट कर देता हूँ, दस्तखत करके आई गिव हिम अ सेल डीड। व्हाट विल यू डू, आपको तो गुस्सा आएगा ना, आप कहेंगे कि भाई जमीन तो मेरी है, तुम कौन हो और वो कौन है, तुम कौन हो बेचने के लिए और वो कौन है खरीदने के लिए। तो आप एक सूट फाइल करेंगे, मेरे खिलाफ भी करेंगे, मैं भी एक डिफेंडेंट बनूंगा, उसके भी खिलाफ करेंगे, वो भी एक डिफेंडेंट बनेगा, हम दोनों के खिलाफ आप एक सूट फाइल कर रहे हैं। और करके क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए, एक तो पहले कब्जा मेरा है तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रेयर ये है, आप ये कहेंगे कि मेरा प्रेयर ये है कि आई शुड बी डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मेरे टाइटल पे सवाल उठ रहा है, मेरे टाइटल मतलब ओनरशिप, ठीक है, मेरे ओनरशिप पे सवाल उठ रहा है, तो आई शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। तो हम जनरली पार्लांस में कहते हैं कि डिक्लेरेशन सूट कहें या सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, कि किसी और ने आपकी जमीन अपने नाम कर ली, करवा ली, या किसी और के नाम
किया है विदाउट एनी अथॉरिटी, तो आप वो जमीन, आप कोर्ट से चाहते हैं कि डिक्लेयर कर दें कि वो जमीन मेरी है। ये हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे सूट्स मिलेंगे। ठीक है। देन और सूट्स मिल सकते हैं, पार्टीशन सूट्स। ये भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, पार्टीशन सूट्स। दिस इज वन पर्सन हैज डाइड एंड ही हैज डाइड इंटेस्टेट। मान लेते हैं इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है, ही हैज डाइड विदाउट अ टेस्टिमेंट, मतलब ही हैज डाइड विदाउट अ विल। उसने कोई वसीयत नहीं लिखी, और विदाउट अ विल ही हैज पास्ड अवे, तो उसको हम कहेंगे डाइंग इंटेस्टेट। कोई वसीयत लिख के, कोई विल लिख के अगर कोई मर जाता है तो उसको हम कहेंगे टेस्टामेंटरी डेथ, उसने लिखा है। तो लेट्स से अ पर्सन हैज डाइड विदाउट एनी विल, उसने कोई विल नहीं लिखा था। अब फर्स्ट क्लास वन एयर्स विल कम एंड से कि देखो, चार बेटे हैं हम लोग, बेटे बेटियां जो भी, ठीक है, और सब हम लोग वी ऑल ऑफ अस आर एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो हो सकता है दो लोगों का इतना मन नहीं है कि क्या डिवाइड करेंगे यार, जैसा है रहने, तो हिंदू जॉइंट फैमिली है तो लेट इट बी अ जॉइंट फैमिली। बट उसमें से हो सकता है कि कोई एक इंसान हो जो कहे कि नहीं यार, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मुझे निकलना है यहाँ से, आई वॉन्ट टू गो सेटल समवेयर। तो वो क्या करेगा, ही विल फाइल फॉर पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ व्हाट? पार्टीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग हेल्ड बाय द हिंदू जॉइंट फैमिली। तो ये जो हिंदू जॉइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जो एस्टेट है, इसको पार्टीशन के लिए ही विल आस्क। इसको हम कहते हैं पार्टीशन सूट्स। ऐसे भी बहुत सारे सूट्स होते हैं, और बहुत कम देखने को मिलते हैं मॉर्टगेज सूट्स। मतलब मैंने आपसे पैसे उधारी में लिए थे और अपनी जमीन रहन रख दी थी, अब मैं पैसे वापस आपको लौटा रहा हूं, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। जो जमीन मैंने रहन रखी थी, द लैंड दैट आई हैड मॉर्टगेज्ड, आई एम आस्किंग दैट फॉर दैट बैक। ये होगा सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्टगेज। मैं उस मॉर्टगेज को रिडीम करना चाहता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता हूँ। या अगर मैं पैसे ही नहीं देता तो आप क्या करेंगे, आप फोरक्लोजर करेंगे। यू विल फाइल अ सूट फॉर फोरक्लोजर। ये टर्म से ज्यादा घबराइए मत, ये हम डिटेल में बाद में करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ सूट्स होते हैं, मॉर्टगेज सूट्स। ठीक है। देन देर आर सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये जमीन है, मैं आपको बेचने के नियत से आई एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विथ यू दैट आई विल सेल यू दिस पीस ऑफ लैंड फॉर 10 लाख रुपीज। ये जमीन है, मैं आपको 10 लाख रुपए में बेचने के लिए आई एग्री। हम दोनों ने अग्रीमेंट लिख लिया, अग्रीमेंट ऑफ सेल। अब अग्रीमेंट ऑफ सेल से ही जमीन नहीं बिकेगी, प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए। हम दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे, वहां पर जाके एक सेल डीड बनाकर और सेल डीड पे साइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, और उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे विद प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी। तो पहले तो मैं मान चुका हूं कि आई विल सेल यू दिस लैंड फॉर 10 लाख रुपीज, बट बाद में मैं इनकार करता हूं कि नहीं, मुझे नहीं बेचनी है, आई एम नॉट कमिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग एनी सेल डीड। तो आप क्या करेंगे, आप मेरे खिलाफ एक सूट फाइल करेंगे फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। आप कहेंगे कि देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था जिसके अंदर आपने वादा किया कि 10 लाख रुपए में आप ये जमीन बेचेंगे, 10 लाख रुपए देने में तैयार हूं, तो आप ये जमीन क्यों नहीं बेच रहे? वाई आर यू नॉट ट्रांसफरिंग दैट लैंड टू माई फेवर, इन माई नेम? तो आप कोर्ट के पास जाके बोलेंगे कि देखिए, इनसे वो जमीन आप प्लीज बिकवाइए, ट्रांसफर करवाइए। ये जो जमीन है ना, ऑर्डर द डिफेंडेंट टू दैट ही ट्रांसफर्स दैट लैंड टू मी बिकॉज ही प्रॉमिस टू डू दैट। ये होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। देन देर इज मनी सूट। ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मनी सूट मतलब, ये वैसे बहुत सिंपल सूट्स होते हैं। इवन जो प्रैक्टिस में एडवोकेट्स, दे ऑल्सो नो दैट मनी सूट्स आर नॉट वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। ठीक है, हो सकता है दो छोटे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कि किसने साइन किया, किसने नहीं किया, एक्सेट्रा। बट मनी सूट्स होता क्या है, आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम यू 1 लाख रुपीज। तो आप मुझे पैसे दे रहे हैं 1 लाख रुपए में, फॉर एग्जाम्पल एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 12% एक साल का इंटरेस्ट, आप 1 लाख रुपए मुझे उधारी में पैसे दे रहे हैं।
अब ऐसे उठा के नहीं देंगे, आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि कल को अगर मैं पैसे ना लौटाऊं तो आप किस बेसिस पे पैसे मांगेंगे मुझसे? तो यू वांट सम डॉक्यूमेंट। सो व्हाट यू विल डू इज, आप मुझसे कहेंगे कि ठीक है 1 लाख रुपए तुम ले रहे हो, कोई बात नहीं, अब तुम एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट करो मेरे फेवर, एग्जीक्यूट अ प्रॉमिसरी नोट इन माई फेवर फॉर 1 लाख रुपीज। सो देन आई विल एग्जीक्यूट दैट प्रॉमिसरी नोट। मैंने नोट एग्जीक्यूट करके तुमको दे दी, उसके बाद मैं पैसे वापस नहीं दे रहा, तो व्हाट कैन यू डू? यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट, यू कैन फाइल दिस प्रॉमिसरी नोट देयर एंड से कि देखिए प्रॉमिसरी नोट के चलते हुए इसके अंदर लिखा है कि दिस पर्सन हैज टू पे मी सो एंड सो मनी बट ही इज नॉट पेइंग, सो दैट विल बी मनी सूट। ठीक है, ये मनी सूट होगा। ओके, ऐसे अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी पे भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी हो, इवन चेक पे भी मनी सूट हो सकता है। ठीक है, सो ये इतने टाइप ऑफ सूट्स होते हैं जनरली, बट मोस्टली अगर प्रॉपर्टी को ले लें तो या तो परपेचुअल इंजंक्शन के लिए होगा या टाइटल के लिए होगा, अगर नहीं तो मनी सूट होगा। ये सबसे ज्यादा जो सूट्स होते हैं वो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आपने फॉर एग्जाम्पल एक सूट फाइल कर दिया, एक प्लेंट फाइल कर दी। ओके, यू हैव फाइल्ड अ प्लेंट, प्लेंट से स्टार्ट होता है एक सिविल सूट। यू हैव फाइल्ड अ प्लेंट, आई विल गेट द समन्स, आई एम अ डिफेंडेंट, आई विल फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट। आपका प्लेंट देखते हुए मुझे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम दोनों कोर्ट जाएंगे, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट मैं फाइल कर चुका हूं लेकिन हम दोनों कोर्ट के सामने जाएंगे, तो कोर्ट विल, व्हाट विल द कोर्ट डू? दे विल फ्रेम इश्यूज। मैं आपको मोटा मोटा कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टेजेस बीच में भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेजेस बता रहा हूँ कि देन देयर बी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Tomorrow we'll have a session on judgment and order writing, and tomorrow I'll tell you how to frame issues and why it is very important, because without framing issues you cannot write a judgment. ठीक है, तो issues will have to be framed, and issues frame होने के बाद next what will we do? We'll take evidence first from plaintiff, plaintiff के तरफ से evidence होगा, witnesses आएंगे, उनके documents आएंगे, फिर जितने भी witnesses आ रहे हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, डिफेंडेंट करेगा। फिर जब जैसे प्लेंटिफ का एविडेंस खत्म हो जाएगा, डिफेंडेंट का एविडेंस स्टार्ट होगा। अगेन डिफेंडेंट की तरफ से भी विटनेसेस आएंगे, उसके तरफ से भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे। फिर डिफेंडेंट के विटनेसेस को भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, प्लेंटिफ करेगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन। ये सब होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के बाद देयर बी ए जजमेंट। बट जजमेंट बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। जजमेंट में देयर इज अ लॉ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी रिटन। अब देखें क्या क्या लिखा होता है जजमेंट में। यू विल फर्स्ट हैव टू इन ब्रीफ मेंशन द कंटेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। एक जजमेंट में पहले आप ये लिखेंगे कि प्लेंटिफ क्या मांग कर रहा है, व्हाट इज इट दैट प्लेंटिफ वांट्स, व्हाट आर द अवर्मेंट्स और व्हाट आर द कंटेंशंस ऑफ अ प्लेंट। देन उसके जवाब में आप लिखेंगे व्हाट आर द अवर्मेंट्स और कंटेंशंस ऑफ अ डिफेंडेंट। ठीक है, तो डिफेंडेंट क्या मांग रहा है वो भी आप लिखेंगे, राइट? दोनों उस जजमेंट में लिखने के बाद देन आप ये लिखेंगे कि इश्यूज फ्रेम हुए थे तो क्या क्या इश्यूज फ्रेम हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि प्लेंटिफ की तरफ से क्या एविडेंस आया था और डिफेंडेंट की तरफ से क्या एविडेंस आया था, ये सब आप लिखेंगे। फिर ये सब लिखने के बाद आप एक डिस्कशन करेंगे where you appreciate the evidence that has been produced. Okay, we'll see how that's done tomorrow in the judgment writing class. But please understand this, you will appreciate the evidence that has been produced. See, जज का एक काम जो कोई नहीं करता, ठीक है, even advocates won't do it, obviously your staff won't do it, nobody does this, but it is in the exclusive domain of a judge, and that is appreciation of evidence. एविडेंस को अप्रिशिएट करना ये सिर्फ और सिर्फ जज का काम है और जज ही कर पाएगा। तो आप जब एक जजमेंट लिखेंगे अपने एग्जाम में भी, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑन हाउ वेल यू अप्रिशिएट द एविडेंस।
प्लेंटिफ के तरफ से कोई एविडेंस आए तो आप कितने अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको वैल्यू कितना देना है, आप कैसे एनालिसिस आप उसको कैसे कर रहे हैं, एंड हाउ यू डिस्कसिंग। डिफेंडेंट की तरफ से कोई आए तो हाउ यू डिस्कसिंग दैट। ये जो अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड उसी अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के चलते यू विल फाइंड द रिजल्ट। आपको रिजल्ट पता चलेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितने भी विटनेसेस आए उन सबके स्टेटमेंट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। व्हेन यू डू ऑल दैट इज व्हेन यू कैन कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, जजमेंट होने के बाद अब इसके ऊपर मैं कल डिटेल में बात करूंगा। वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स आल्सो ऑन हाउ व्हाट आर द कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, और उसमें कैसे जजमेंट लिखना है हम कल डिस्कस करेंगे। बट आफ्टर द जजमेंट इज डन, द नेक्स्ट थिंग दैट इज डन इज अ डिक्री इज टू बी मेड। एक डिक्री बनती है। उसके बाद क्या होता है? अ डिक्री इज मेड। व्हाट इज अ डिक्री? डेफिनेशन में हम आएंगे, बट डिक्री आप ऐसे सोचें नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट इट इज द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट। एक जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन डिक्री में दिया जाता है। मतलब आपने जजमेंट में प्लेंट क्या कह रहा है, प्लेंटिफ क्या कह रहा है लिखा, डिफेंडेंट क्या कह रहा है लिखा, इश्यूज क्या फ्रेम में लिखे, सारे एविडेंसेस लिखे दोनों तरफ से, उन सबको अप्रिशिएट कर रहे हो, लास्ट में कंक्लूजन आप लिख रहे हैं। इस कंक्लूजन के अलावा बाकी के सारे चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। डिक्री में सिर्फ और सिर्फ उसका कंक्लूजन, आपके जजमेंट का जो कंक्लूजन है, ऑपरेटिव पोर्शन है, वो सिर्फ हम डिक्री में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मनी सूट है, बहुत सिंपल सा मनी सूट हम मान लेते हैं। मनी सूट मतलब वही प्रॉमिसरी नोट पे कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए लिए हैं मैंने आपसे, और मैंने आपको उसके एवज में इन रिटर्न ऑफ दैट 1 लाख रुपीज दैट आई हैव बोरोड फ्रॉम यू, आई हैव एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट एंड आई गिव दैट टू यू। ओके, you have filed a civil suit against me based on that promissory note. तो the judgment will have all the details कि plaintiff क्या कह रहा था, कि on what day, at what time, where was this promissory note executed, how did he give money, कैश में गया था, चेक में गया था, उसने पैसे कैसे दिए उधारी में, what were the promises, what were the terms, what was the interest, who were the witnesses, सब कुछ वो बोल रहा है। डिफेंडेंट आके उसका रेफ्यूट कर रहा है, सब आप डिस्कस करेंगे, एविडेंस सब कुछ डिस्कस करेंगे। लास्ट में फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट इज सेइंग that the allegation, the claim of the plaintiff is correct. He has given a loan of 1 lakh rupees and he received promissory note with so and so interest. Hence, the defendant is directed to pay rupees 1 lakh, and along with that, मान लीजिए interest मिला के 1.5 लाख हो गया. So hence, the defendant is directed to pay rupees 1.5 lakh to the plaintiff. ये operative portion. डिक्री में हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन ही लिखते हैं। डिक्री में हम ये लिखते हैं कि आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड आफ्टर कंडक्टिंग अ प्रॉपर ट्रायल, अ डिक्री इज पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट, मतलब डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू पे रुपीज सो एंड सो टू द प्लेंटिफ। दैट विल बी द डिक्री। बस डिक्री इतना ही होता है, एंड डिक्री एक पेज से ज्यादा होता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम इतना ऑपरेटिव पोर्शन ही डिक्री में लिखते हैं। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन जो है डिक्री का, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, द डेफिनेशन ऑफ दैट डिक्री, देयर आर 5 एसेंशियल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। द डेफिनेशन हैज 5 एसेंशियल्स। बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है। तो 5 एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट इज एडजुडिकेशन, मतलब एक डिक्री, एक चीज को हम, एक डॉक्यूमेंट को हम डिक्री तभी कहते हैं जब वो इट हैज बीन पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम एडजुडिकेशन। दो लोगों के दरमियान कोई फैसला हो और उस फैसले के बिना पर अगर कोई डॉक्यूमेंट बनती है, उसको हम कहते हैं डिक्री। ठीक है। जय फॉर एग्जाम्पल, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट किसको कहते हैं? आप प्लेंटिफ हैं, यही सूट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपने मेरे खिलाफ सूट फाइल किया, आप प्लेंटिफ हैं। पहली बार आप सूट फाइल करने तो गए थे कोर्ट, उसके बाद मैं भी आ गया कोर्ट, समन्स मुझे मिले थे तो मैंने भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया।
बट जब एविडेंस प्रोड्यूस करने की बारी आई, आप कोर्ट ही नहीं है। कोर्ट ने आपको और एक मौका दिया कि यार प्लेंटिफ इज एब्सेंट, नेक्स्ट हियरिंग पे शायद प्लेंटिफ आ जाएगा। आप अगली बार भी नहीं आते, उसके बाद और एक दो मौके मिले, उसके बाद भी नहीं आते। फाइनली द कोर्ट सीज कि यार ये प्लेंटिफ पहले तो बड़ा एक्टिवली आता था, लेकिन अब तो आ ही नहीं रहा कोर्ट। बेचारा डिफेंडेंट ही घूम रहा है कोर्ट के इर्द गिर्द। हर तारीख पे डिफेंडेंट आता है, प्लेंटिफ तो नहीं आता। तो कोर्ट क्या करेगी? इट विल अंडरस्टैंड, इट विल डीम, इट विल प्रिज्यूम दैट द प्लेंटिफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग फॉरवर्ड दिस सूट एनीमोर। शायद प्लेंटिफ को पास कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी ये सूट को आगे ले जाने के लिए। सो व्हाट विल द कोर्ट डू? द कोर्ट विल डिसमिस द सूट फॉर डिफॉल्ट। वो सूट को डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कर देंगे। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट मतलब द प्लेंटिफ हैज नॉट अपीयर्ड, एंड द प्लेंटिफ हैज नॉट अपीयर्ड का मतलब ही डज नॉट seem to be serious enough to take the suit further. Hence, the suit is dismissed for default. That is what will happen, if the plaintiff does not appear. क्या ये dismissal for default एक डिक्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि एडजुडिकेशन जो है वो यहां नहीं हुआ था। There is no adjudication that has happened here. ठीक है? So first thing that you need, first essential of a decree is that it should be the result of an adjudication. Adjudication का result होना जरूरी है। ठीक है? Number 2 is it should be a result of a suit. वो एक सूट के बेसिस पे डिक्री होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई पिटिशन फाइल करते हैं, आप अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो एप्लीकेशन या पिटिशन के बेसिस पे डिक्री नहीं होती है। डिक्री सिर्फ और सिर्फ एक सूट के रिजल्ट में होती है। मतलब आप प्लेंट फाइल करें, दूसरा इंसान रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे, तब जाके एक डिक्री होगी आफ्टर कंडक्टिंग द एंटायर सिविल ट्रायल। पूरा ट्रायल खत्म होने के बाद जो दी जाती है वही डिक्री होगी। सो डिक्री इज गिवन ऑन अ सूट। ओके। थर्ड, डिक्री शुड डिटरमाइन राइट्स ऑफ द पार्टीज। डिक्री जो है राइट्स डिटरमाइन करने चाहिए, राइट्स ही नहीं ऑब्लिगेशंस भी डिटरमाइन करने चाहिए। तो इसी केस में डिक्री जो दी गई है मेरे खिलाफ दी गई है, क्या कहते हुए कि यू हैड टेकन 1 लाख रुपीज फ्रॉम द प्लेंटिफ। सो डिक्री में ये लिखा जा रहा है कि दिस डिक्री इज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट हु इज ऑर्डर्ड टू पे ₹1 लाख टू द प्लेंटिफ। तो मेरा ऑब्लिगेशन वहां पर बनाया जा रहा है कि आई हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे दैट 1 लाख रुपीज। एंड फिर इसके साथ साथ इसके चलते हुए यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट, सॉरी, you have a right to do what? You are entitled to that 1 लाख रुपीज। तो आपका राइट डिटरमाइन हो रहा है और मेरा ऑब्लिगेशन डिटरमाइन हो रहा है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस जब होंगी तो उसमें ज्यादा डिस्कशन होगा इसके ऊपर। लेकिन your right is being determined, that you have a right to that 1 लाख रुपीज, and my duty, my obligation is being determined. ठीक है? Then number 4, the determination must be final and conclusive. वो डिटर्मिनेशन फाइनल होना चाहिए एंड इट शुड बी कंक्लूसिव। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक कोई चीज दी जा रही है, कुछ टाइम तक दिया जा रहा है कोई ऑर्डर, ऐसा नहीं। टेम्पररी इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है ना, एन ऑर्डर बाय द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। टेम्पररी मतलब समझ गया आप, एक इंजंक्शन जो कुछ ही टाइम के लिए हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप देखेंगे तो व्हाट इज अ टेम्पररी इंजंक्शन? एन इंजंक्शन दैट इज गिवन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। दो चीजें लिखी हैं वहां पर। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई इंजंक्शन मिलता है वो, या अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, मतलब जब तक कोर्ट कोई और ऑर्डर नहीं दे देती तब तक वो वैलिड रहेगा। ये टेम्पररी इंजंक्शन है। तो क्या हम टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को डिक्री बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज इट्स नॉट फाइनल एंड कंक्लूसिव। वो फाइनल कंक्लूसिव नहीं है, कंक्लूड नहीं हो रहा उस पर। सो फॉर a final and conclusive nature to be there, we will need a perpetual injunction decree. तो अगर permanent injunction दी जा रही है तो perhaps permanent है तो it's final and conclusive.
So whatever that determination is, it should be final and conclusive. If it is not final and conclusive, then we will not call it decree. There is something called preliminary decree. मैं आता हूं इसके बाद में, लेकिन this is the fourth essential as of now. Okay. The last one is that there should be formal expression. Formal expression मतलब it should be written एक, and it should be given under the signature, hand and seal of the court. एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ओरली बोल दिया कि यार देखो 1 लाख रुपए तुमको देने हैं, तुम दे दो. नहीं, ये डिग्री नहीं होगी. इट शुड बी प्रॉपरली रिटन एंड इट शुड बी रिटन फॉर्मली. दैट इज अ डिग्री. तो 5 चीजें एसेंशियल हैं, और ये 5 चीजें अगर हो, सारे 5 चीजें अगर हो, तभी जाके हम एक चीज को डिग्री कह सकते हैं, बुला सकते हैं. ठीक है. अब इस डिग्री में 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है प्रिलिमिनरी डिग्री और एक होता है फाइनल डिग्री. देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिग्री and then there is something called final degree. I'll give you an example. Example बताऊं कि let me actually see if I have a document to show you. Did not plan to show this document, but if I do have, then I'll show. Yeah, I do. Okay. Right. Is this PPT visible to you? I mean, the PDF visible to you? Okay. देखिए, ये एक प्लेंट है इन अ पार्टीशन सूट. ओके. मैं थोड़ा सा लंबा ही प्लेंट है, तो मैं सब इसमें जा नहीं रहा. ठीक है. दिस इज अ प्लेंट इन अ पार्टीशन सूट. पार्टीशन सूट में प्लेन किया. पार्टीशन मतलब मैंने आपको बताया था कि दिस कुड बी अ जॉइंट फैमिली, है ना. तो जॉइंट फैमिली अगर है तो को शेयरर्स हैं, बहुत सारे को पार्टनर्स हैं, हु आर ऑल को शेयरर्स. वन ऑफ देम इज आस्किंग फॉर इट. देखिए, उन्होंने फैमिली ट्री बना दी यहाँ पर. ठीक है. और फैमिली ट्री में उन्होंने पूरे रिलेशंस दे दिए, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, सब कुछ उन्होंने दे दिया. ठीक है. एंड दे हैव स्पेसिफाइड कि किसको क्या हुआ, ये सब ठीक है. ओके. कौन से प्रॉपर्टीज हैं वो सब दे दिया. ठीक है. शेड्यूल ए प्रॉपर्टी में कितनी है, बी सी डी कितना है, सब कुछ दे दिया. एंड लेट्स गो टू द प्रेयर. प्रेयर क्या मांग रहे हैं, देखिए. व्हाट इज द प्रेयर दैट दे आर आस्किंग फॉर? देयरफॉर द प्लेंटिफ प्रेज दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड to pass a judgment and decree in favor of the plaintiff. कैसा? A preliminary decree for partition of the suit schedule property into 4 equal shares. वो कह रहे हैं ये कि 4 कोपार्टनर्स हैं. कोपार्टनर्स 4 हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली में, तो 4 इक्वल शेयर में बटेगा. ठीक है. जो भी एस्टेट है वो सब. सो दे आर आस्किंग फॉर अ प्रिलिमिनरी डिक्री के 4 शेयर्स में आप डिवाइड कर दें. ठीक है. उसके बाद अपॉइंट एन एडवोकेट कमिश्नर. आप एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट करें, एक कमिश्नर को अपॉइंट करें. कमिश्नर कहाँ अपॉइंट होते हैं? Does anybody know? Let me see if like किसी को आपको आता है. If anybody know CPC a little. Under which order is a commissioner appointed? Anyone? अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में हम बहुत डिटेल में बाद में करेंगे. वेरी गुड. ओके. ऑर्डर 26. ठीक है. वेरी गुड. एवरीबडी हु सेड ऑर्डर 26. इकबाल, प्रणति, ऋषांक, ठीक है, पूजा, डॉक्टर वनजा, सतीश, प्रदीप, मिस लेनोवो, शिवानी, अनु, all of you are correct. Order 26, okay, is where there is commissioner. कमिश्नर ऑर्डर 26 में अपॉइंट होते हैं. क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं क्यों अपॉइंट होते हैं, वो ऑर्डर 26 जब करेंगे तब हम करेंगे. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट a commissioner can do is this. He will divide the property according to the preliminary degree. फिर एक बार वो डिवाइड हो जाए तब जाके फाइनल डिग्री होता है. मतलब थोड़ा सा और आसान आपको बनाता हूं. 4 कोपार्टनर्स है ना. प्लेंटिफ एक कोपार्टनर है, 3 डिफेंडेंट्स हैं, तीनों डिफेंडेंट्स भी कोपार्टनर्स है. तो प्लेंटिफ कह रहा है कि देखो, मैं कोपार्टनर हूं इस हिंदू जॉइंट फैमिली में. डिफेंडेंट्स 3 डिफेंडेंट्स मैंने रखे हैं, तीनों मेरे भाई हैं.
और वो सब भी कोपासनों ने हिंदू जॉइंट फैमिली में, मुझे मेरा शेयर दे दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से निकल के, ठीक है, आई एम लीविंग, सो प्लीज गिव मी माई शेयर। सो ही हैज फाइल्ड अ पार्टीशन सूट। अब मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी दैट देर इज 4 acres ऑफ लैंड, 4 एकड़ जमीन है उस हिंदू जॉइंट फैमिली में, ठीक है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, 4 एकड़ की जमीन। डिवाइड करना आसान हो गया ना, क्योंकि 4 एकड़ जमीन है, 4 लोग मांग रहे हैं, तो ठीक है, सबको एक एक एकड़ दे दें। लेकिन कहना बहुत आसान है, फिर अगेन नहीं हो पाता, क्यों? हो सकता है कि रोड सिर्फ एक तरफ से जा रही हो, तो मेन रोड के जो तरफ का 1 एकड़ होगा वो ज्यादा वैल्यूबल होगा, जो सबसे आखिरी में होगा 1 एकड़ वो कम वैल्यूबल होगा। तो वो तो खामोश नहीं बैठेगा, वो बोलेगा भाई किस बेसिस पे आपको, मेरे भाई को वो दे रहे हो आप रोड के करीब वाली जमीन, और मुझे तो अंदर का हिस्सा दे दिया। प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें और ऐड कर दें, क्या क्या होगा? 4 एकड़ की जमीन है, 7 एकड़ की जमीन है, एकदम यू नो प्राइम नंबर के नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी होल नंबर, ठीक है। और उसके साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एट होम, 2 घर हैं, बैंक बैलेंस हैं, कुछ शेयर्स हैं जो उन्होंने खरीदे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल रखे हैं, किसी से कर्जे आने हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं उनके नाम पे, कोई बैंक बैलेंस है। देयर इज सो मच प्रॉपर्टी बट इट इज स्कैटर्ड एंड इट इज नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हाउ शुड वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ दिस इनटू 4 शेयर्स? तो पार्टीशन सूट में होता क्या है कि फर्स्ट द कोर्ट विल सिंपली से दैट वी आर डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शन ऑफ ईच पर्सन। 4 लोग आए हैं, तो हम बस इतना बता रहे हैं आपको कि एक एक को 1/4 मिलेगा, और एक प्रिलिमिनरी डिक्री बनाई जाएगी ये कहते हुए कि ईच ऑफ दीज पीपल विल गेट 1/4 शेयर। उसमें ये नहीं बता रहे कि कौन सा 1/4, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि कौन सी चीज किसको मिल रही है, किसी को पूरा कैश मिल रहा है तो किसी को पूरी जमीन, नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे। हम बस बोल रहे हैं कि ये एस्टेट है, और एस्टेट में ये सारी चीजें हैं, कैश है, गोल्ड है, घर है, जमीन है, सब कुछ एस्टेट में है। और इस एस्टेट में 4 पीपल हैव राइट्स, एंड वी आर डिटरमाइनिंग दैट ईच ऑफ दीज पर्सन विल गेट 1/4 शेयर। ये प्रिलिमिनरी डिक्री होती है। प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विल हैपन। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे, ठीक है। सो नाउ द कोर्ट डज नॉट वांट टू डू इट इटसेल्फ। जज, अब दूसरे काम नहीं है क्या जज को कि वो ये सब पैसे गिनते बैठे इन सब की कि किसको कितना करना है? तो क्या करेंगे जज? जज करेंगे कि एक कोई एडवोकेट को, रिस्पेक्टेबल नॉलेजेबल एडवोकेट को, ही विल अपॉइंट हिम एज अ कमिश्नर अंडर ऑर्डर 26, और कहेगा कि देखिए भाई ये है प्रिलिमिनरी डिक्री, अब आप उन दोनों से थोड़ा चर्चा करें, वो 4 लोगों से जिनके नाम यहाँ डिक्री में मौजूद हैं, और उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए वो सब मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग ऑल द डिजायर्स विशेस दैट दे हैव, दोस 4 पीपल हैव, प्लीज डिवाइड दिस प्रॉपर्टी। ओके, ये जो है कहा जाएगा। तो अब क्या होगा? एडवोकेट कमिश्नर विल गो आउटसाइड द कोर्ट, ही विल कॉल दीज 4 पीपल, और उनके साथ ही विल कंडक्ट सम मीटिंग्स, एंड हिल टेल देम, बताइए आपको क्या चाहिए। हिल फर्स्ट आस्क देम कि ये एस्टेट और आपको क्या चाहिए। उनमें से एक ये कह सकता है कि भाई मुझे ना इंडिया में रहना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई विल गो लिव इन यूएस, मैं अमेरिका की जाके रहना चाहता हूँ। तो मैं जमीन का क्या करूंगा यहाँ पर? तो मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे जो भी कैश है ना वो पूरा कैश मुझे दे दो, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तो प्रोपोर्शनेटली कैश मुझे दे दो। कोई एक कह रहा होगा उसके अंदर कि यार आई डू एग्रीकल्चर, मुझे फार्मिंग करनी है, तो मुझे जमीन पे ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे कैश घर इतना कुछ नहीं है, बट मुझे जमीन चाहिए। एक कह रहा होगा कि मुझे घर दे दो, क्योंकि मेरी नौकरी है, तो मैं ना जमीन पे जाऊंगा ना मुझे अभी कैश की जरूरत है, मुझे घर दे दो ताकि मैं घर में रह पाऊं। तो सबके अलग अलग विशेष होते हैं। तो हो सकता है कि सारे विशेष को कंसिडर करते हुए द एडवोकेट कमिश्नर विल डिवाइड द एस्टेट प्रपोर्शनेटली। फिर ऐसा भी नहीं है कि 1 लाख रुपए कैश दे रहे हैं उसको और बोलेंगे कैश इतना ही था अब तुम चले जाओ,
और यहाँ पर 50 लाख की प्रॉपर्टी है और बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अब क्यों मिलेगी, तुमको तो कैश मिल गया। नहीं, सबको वैल्यू वाइज तो बराबर मिलना चाहिए, 1/4। तो जैसे भी एडजस्टमेंट हो वो एडजस्टमेंट एडवोकेट कमिश्नर करेगा। एंड करने के बाद देर विल बी अ पार्टीशन अग्रीमेंट, अरेंजमेंट या पार्टीशन डीड जो भी आप कहें वो लिखवाया जाएगा एंड एवरीबडी विल साइन। एंड आफ्टर दैट एडवोकेट कमिश्नर विल कम टू द कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट आएगा और ही विल फाइल अ रिपोर्ट बिफोर द जज सेइंग देखिए आपने जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास की थी उसके हिसाब से मैंने जो तकसीम करना था, द डिस्ट्रीब्यूशन आई हैड टू डू ऑफ द एंटायर एस्टेट आई हैव डन। Alright. Now the advocate commissioner will say कि please pass a final decree based on these distributions. So the court will now consider those exact specific distributions as to who got what. किसको पैसा मिला, किसको सोना मिला, किसको घर मिला, वो सब लिखते हुए court will now come out with a final decree. Okay, it will come out with a final decree. So you realize now why you need a preliminary decree. मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं आपको, इसीलिए क्योंकि कई जगहों पर प्रिलिमिनरी डिग्री की भी जरूरत होती है और फाइनल डिग्री की भी जरूरत होती है। हर सूट में नहीं, पार्टीशन सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री होता ही होता है। वैसे ही मॉर्टगेज सूट्स में प्रिलिमिनरी डिग्री होगा ही होगा। क्यों? मैंने जमीन रहन रखी है आपके पास, आपसे पैसे उधारी में लिए हैं, अब मैं आपको उधारी नहीं चुका रहा, आई एम नॉट पेइंग द मनी बैक, सो यू विल गो टू द कोर्ट सेइंग व्हाट, फोरक्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर दें या प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे मुझे दे दें, आप यही कहेंगे। सो कोर्ट विल पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री फर्स्ट वेयर आई विल बी ऑर्डर्ड टू पे यू द मनी। कोर्ट कहेगा कि भाई तुमने इतने पैसे लिए थे ना, ये पैसे तुम लौटा दो। इफ आई फेल टू डू दैट, then court will pass a final decree saying since he has failed to obey the preliminary decree, the property is not being sold, now being sold। अब प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। ठीक है, सो नाउ यू नो हाउ देर इज प्रिलिमिनरी डिक्री एंड देन देर इज फाइनल डिक्री। ओके, not every suit requires it, but certain types of suit require both preliminary degree as well as a final degree। ठीक है, hope that is clear and this has been very clearly given in this case, शंकर लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत लोखंडे, जो मैं अभी पीटीपी पे जो दिखा रहा था ना यहाँ पर, ये वही जजमेंट है। ठीक है, एंड हियर मैं ऊपर चले जाता हूँ ताकि यू नो दिस। सी दिस इज 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, शंकर लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत लोखंडे। दिस इज a very well-known judgment. Most of the textbooks have it, especially Takwani, of CPC. Takwani जो टेक्स्ट बुक है वो भी वो है, and I recommend this textbook a lot. अगर आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है CPC तो प्लीज purchase Takwani, and it's a very good textbook. At least I followed it and I found it very useful. ठीक है, इसके अंदर if you look at this thing, यहाँ पर they have given what is a preliminary decree and what is a final decree, all of that is given। ठीक है, सी डिक्री का यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन लास्ट में दे दिया, एंड इट सेड दैट any of the matters in the suit and may be either preliminary decree or final decree। एक डिक्री preliminary हो सकती है, final decree हो सकती है। What is a preliminary decree? A preliminary decree is one which declares the rights and liabilities of the parties, leaving the actual result to be worked out in future proceedings। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है? एक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर बीइंग डिसाइडेड। तो मैं जैसे कह रहा था पार्टीशन सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री में वी आर सेइंग 1/4 शेयर फॉर ईच पर्सन, दैट इज द एक्चुअल राइट ऑफ दैट पर्सन इन द हिंदू जॉइंट फैमिली का एस्टेट। सो राइट इज बीइंग डिटरमाइंड, बट which part of the property goes to whom, that is the actual result। So the preliminary decree is leaving the actual result to be worked out in further proceedings, and उसके बाद there will be a final decree। ठीक है, then as a result of further inquiries conducted pursuant to the preliminary decree, the rights of the parties are fully determined and a decree is passed in accordance with such determination which is final। ठीक है, that is what preliminary decree is and that is what final decree is। It's a very important judgment। Do note this down, you will have to write this in any answer that is asked
on decree, you need to know Shankar versus Chandrakant judgment. It's important. ठीक है? I hope so far this much is understood. Okay. डिक्री एंड ऑर्डर के बीच के डिफरेंस में कहीं भी और आता हूँ, बिकॉज वैसे सिंपल है, पीपीटी मिल जाएगा, आप देख लें. सिंस आई ओनली हैव टुडे एंड टुमारोज क्लास, आई हैव सम मोर टॉपिक्स टू कवर, सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर. सो फार इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, या थैंक यू एवरीवन. ऑलराइट, ग्रेट. हम थोड़ा सा अब आगे जाते हैं. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड ऑर्डर 1 टॉक्स अबाउट पार्टीज टू द सूट. ठीक है, necessary part. Okay, let me go to pleadings. Okay, parties to suit इतना ज्यादा मुश्किल का टॉपिक नहीं है, वो जो हम कोर्स में करेंगे इन डेप्थ, we'll do that there. Okay, but let's do order 6. ठीक है, फर्स्ट प्लीडिंग्स क्या होते हैं, फिर इसके साथ साथ हम ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 भी करेंगे. ठीक है, हैव सम पेशेंस, विल डू दिस प्रॉपर्ली, एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो ये 3 ऑर्डर में से आते ही हैं, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस. Definitely there will be some or the other question from order 6, 7 and 8. Okay, so we're going to look at this now. Okay, order 6. Okay, भाई पूछ रहे हैं what is the difference between judgment and a decree. I don't know if this will be put up on YouTube. आप देख लें एक बार. ठीक है, आप शायद अभी ज्वाइन कर रहे हैं या आपने अच्छे से ठीक से सुना नहीं है. मैंने बहुत ज्यादा इलेबोरेट में बताया आपको कि जजमेंट में क्या होता है और डिक्री में क्या होता है. और अब आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं आपको. ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे जो होगी वहां देख लें. ठीक है शिवम? ओके, चलिए. ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स. ओके, नाउ प्लीडिंग का सिंपल डेफिनेशन है, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक है, प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट ये दोनों प्लीडिंग में आते हैं. वन वेरी यू नो मेरे स्टेट में लास्ट ईयर प्री में ये सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग is included in pleadings, and options were A was plaint, B was written statement, C was rejoinder, and D said all of the above are included in pleadings. Okay, the plaint, written statement, rejoinder and all of the above. So uh, at least the people I know, a lot of them had actually marked all of the above, thinking चलो plaint और written statement तो है but rejoinder भी होगा, ऐसे सोचते हुए. ठीक है, तो the question was which of the following is not part of pleadings, and the answer was C, rejoinder is not part of pleadings, plaint is a part of pleading, and written statement is definitely a part of pleading. तो ये दो चीजें specifically rule 1 of order 6 is talking about. ठीक है, अब फिर इसके स्पेसिफिक रूल्स आगे हैं. जैसे ऑर्डर 7 का रूल जो है आगे है, प्लेंट इज इन ऑर्डर 7. फिर ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट है. ठीक है, so rule 2 says pleadings should contain, what should pleadings contain? Only material facts on which the party relies. सिर्फ material facts ही pleadings में होने चाहिए, सिर्फ material facts ही होने चाहिए, that's it. in a concise form में लिखें, but not evidence to prove such fact. ठीक है, एविडेंस नहीं होना चाहिए. तो प्लीडिंग्स में आप सारा एविडेंस ना लिखें. डोंट राइट द एंटायर एविडेंस इन योर प्लीडिंग्स. क्यों? क्योंकि एविडेंस विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रायल. ट्रायल में एविडेंस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो तब जो है एविडेंस सारा आएगा. प्लीडिंग्स में हमको बस ये देखना है कि आपका क्लेम क्या है एंड व्हाट आर द मटेरियल फैक्ट्स बेस्ड ऑन विच यू आर मेकिंग दिस क्लेम. ठीक है, दैट इज ऑल दैट हैज टू बी सबमिटेड. ओके, अब वीरेंद्रनाथ वर्सेस सतपाल सिंह, दिस इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट. उन्होंने क्या कहा कि देखिए मटेरियल फैक्ट्स और पर्टिकुलर्स, ये दो वर्ड्स अलग अलग हैं. मटेरियल फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स. ओके, मटेरियल फैक्ट्स इज you need to establish these facts to prove your case.
उसको हम मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो अगर प्रूव हो जाए तो आपका केस बन रहा है। पर्टिकुलर्स इज कि हर फैक्ट के पीछे कैसे हुआ, कब हुआ, वो सब पर्टिकुलर्स होंगे। ठीक है। तो fact that promissory note was executed, that is a material fact. But why was the money needed? In what denominations was the money given? At what time was the money given? What was the conversation that happened when money was given? ये सारे particulars होंगे। ठीक है। Virendra versus Satpal Singh is an important judgment. Let me actually show you that judgment. Okay, the relevant paragraph. See, this is that judgment. Okay, Virendranath Gautam versus Satpal Singh. Supreme Court का judgment है again. 2007 का. So in this, if you look at here, they're saying that a distinction between material facts, para 34 में पढ़ रहा हूँ, ठीक है? A distinction between material facts and particulars, however, must not be overlooked. ये देखना चाहिए. Material facts या material facts are primary or basic facts which must be pleaded by the plaintiff or by the defendant in support of the case set up by him, either to prove his cause of action or defense. अपना प्लेंट प्रूफ करने के लिए, अपना केस प्रूफ करने के लिए, कॉज ऑफ एक्शन प्रूफ करने के लिए जो भी फैक्ट्स जरूरत होते हैं, दोज आर मटेरियल फैक्ट्स। या डिफेंडेंट अपना डिफेंस प्रूफ करने के लिए जो भी फैक्ट्स दिखाता है, दोज आर मटेरियल फैक्ट्स। लेकिन पर्टिकुलर्स क्या है? पर्टिकुलर्स ऑन द अदर हैंड आर डिटेल्स इन सपोर्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। वो सिर्फ डिटेल्स हैं प्लीडेड बाय द पार्टी। They amplify, refine, and embellish material facts by giving distinctive touch to the basic contours of a picture already drawn so as to make it full, more clear and more informative. तो ये बस जो भी material facts हैं उसको more clear दिखा करने के लिए they particulars are being written. ठीक है। Particulars ensure fair trial. alright, ये सब उन्होंने कह दिया, बट इसके साथ साथ the Supreme Court is also saying, ये यहां पर देखिए आप, these lines, okay? What particulars could be said to be material facts would depend upon the facts of each case and no universal application can be laid down. कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है कि क्या क्या मटेरियल फैक्ट के अंदर आएगा. सो व्हाट इज मटेरियल फैक्ट एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल फैक्ट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस. ठीक है, हर केस के फैक्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा. ठीक है. सो I hope all of this is clear as to what is material fact and what is particulars. Right? This is an important judgment. Please do note Virendra Nath versus Satpal Singh. Okay. चलिए, ये फैक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स. फैक्ट्स ऑफ प्रोबेंडा, प्रोबेंशिया, एविडेंस एक्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन वही चीज हम कह रहे हैं. फैक्ट ऑफ प्रोबेंडा विल बी material facts, probantia, facta probantia will be particulars. Okay. I'll slowly proceed a little faster. I'm skipping a few topics in pleadings also, but I would want to do plaint because I really want to do the topic injunction properly. Okay. So let's look at plaint and rule 1. Okay. PPT again, I'm telling you this, PPT मिल जाएगी of the topics that I'm teaching right now. इसकी PPT आपको मिल जाएगी. बाकी का जब हम कोर्स में करेंगे तो we will do CPC in great detail. I'll require, like, I don't know, 1 month of classes to do CPC properly. And tab I'll send you, PPTs of almost all the topics and the notes of all the topics, right? तो वो तब करेंगे हम. अभी के लिए, I'm doing this much. What is a plaint? Rule 1 says these are the things that should be mentioned in a plaint. Plaint should contain these things. ये सारे कंटेंट्स हैं कि एक प्लेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. बहुत ऑब्वियस सी चीजें होते हैं. नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज बीइंग ब्रॉट. एक सूट जो किस कोर्ट के सामने आप फाइल करें, इंस्टीट्यूट करें, उसका नाम हो. नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन और वो कहाँ रहता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो. सिमिलरली डिफेंडेंट का भी वही होना चाहिए, नाम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस. फिर अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर या अनसाउंड माइंड है, अगर इफ ही हैज एन अनसाउंड माइंड, देन उसका भी वो लिखें आप. फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन कैसे बन रहा है वो आप लिखें.
मतलब वही बात होगी, मटेरियल फैक्ट्स, फैक्टा, प्रोबेंडा। देन फैक्ट्स रिगार्डिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की क्या जुरिसडिक्शन है वो आप लिखें। व्हाट इज द रिलीफ दैट ही इज क्लेमिंग, क्या प्रेयर क्या है वो लिखें। देन अगर सेट ऑफ या रिलिंक्विशमेंट है तो आप वो लिखें। यू विल राइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें प्लेंट में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी पार्टीशन का प्लेंट देखा, तो इट हैड ऑल दीज राइट्स, आई विल शो इट टू यू अगेन। it had all these elements in it, right? This is the partition plane. See, which court they're writing all that, the name of the parties, ये plaintiffs हैं दोनों, तो उनके parties के नाम, description, residential address, सब कुछ, defendants के नाम, description, residential address, सब कुछ। ठीक है, वो सब लिख रहे हैं। और देखिए, इफ अ पर्सन इज अ माइनर और अनसाउंड माइंड, वो भी लिखना चाहिए। तो देखिए, प्लेंटिफ नंबर 2, ओके, ही इज एज्ड 14 ईयर्स, 14 साल का है। तो दे आर राइटिंग दिस के रिप्रेजेंटेड बाय हिज मदर एंड नेचुरल गार्डियन हु इज प्लेंटिफ नंबर 1। प्लेंटिफ नंबर 1 इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2। सो प्लेंटिफ नंबर 1 इज रिप्रेजेंटिंग प्लेंटिफ नंबर 2, इट इज बीइंग रिटन देयर। ठीक है, ये सब लिखा। फिर फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स के व्हाट आर द फैक्ट्स दैट हैव टू बी रिटन, ऑल ऑफ दैट इज बीइंग गिवन। ठीक है, तो फैमिली ट्री भी बना के वो बता रहे हैं कि क्या क्या फैक्ट्स थे। एंड रिलीफ इज बीइंग सॉट फॉर, ऑल ऑफ दीज आर मेंशन्ड। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज बीइंग रिटन। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स दे आर राइटिंग अ प्रेयर दैट वी हैड ऑलरेडी लुक्ड एट। ठीक है, जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट को कैसे जुरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द सूट, कि सूट का वैल्यू कितना है और कोर्ट फी उन्होंने कितना पे किया। ठीक है, वो भी लिखा है। एंड अल्टीमेटली देयर इज अ प्रेयर। ठीक है, प्रेयर भी लिखा जा रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। यार, प्लेंट और प्लीडिंग के बीच में डिफरेंस नहीं है। प्लेंट इज अ टाइप ऑफ प्लीडिंग। ठीक है, आप, आई थिंक सूरज अभी आपने ज्वाइन किया, ऐसे डाउट पूछना, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है। तो प्लीडिंग का मतलब प्लेंट होता है और रिटर्न स्टेटमेंट होता है। इसका डिफरेंस ना पूछें, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों को हम प्लीडिंग्स कहते हैं। दे आर बीइंग प्लीडेड बाय बोथ दीज पार्टीज। ठीक है, अच्छा, ना प्लेंट जो है किस बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं और किस बेसिस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑन व्हाट बेसिस द प्लेंट रिटर्न एंड ऑन व्हाट बेसिस द प्लेंट रिजेक्टेड। These are two very important rules that you need to know. हम ऑर्डर 7 पढ़ रहे हैं, इसमें ऑर्डर 7 में रूल 10 एंड रूल 11 आर इंपॉर्टेंट। ओके, रूल 10 says return of a plaint. When is a plaint returned? ठीक है, when the court finds that it has no jurisdiction. कोर्ट को अगर जब लगता है ना कि नहीं, हमारे पास jurisdiction नहीं है, तो the court may return the plaint, कि you can go file it somewhere else, which some other court which has jurisdiction, but we do not have the jurisdiction, so we will return it. Okay, rejection of plaint is for these reasons. रूल 11 में ये रीजंस दिए गए हैं कि कब रिजेक्शन हो सकता है। फर्स्ट इज व्हेन इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि रिजेक्शन में क्या होता है, रिटर्न में क्या होता है। आई टेल यू द डिफरेंस लिटिल, जस्ट अंडरस्टैंड दीज ग्राउंड्स। रिजेक्शन इज इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। आपने एक प्लेंट फाइल किया और उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन बन ही नहीं रहा, it doesn't, there no cause of action is seen, then in such case the plaint may be returned. ठीक है, next, relief that is claim is undervalued and it is not corrected in time. आप जो रिलीफ मांग रहे हैं उसका वैल्यूएशन आपने बहुत कम किया है। क्यों करेंगे कम? why will you undervalue it? ठीक है, why will you undervalue it? You will, I a person might simply undervalue it to save court fee. Shambhavi is giving me the answer in the chat. Absolutely. ठीक है, to pay lesser court fee, ताकि कोर्ट फी जो है कम हो। सो अगर ऐसे अंडर वैल्यू किया तब भी प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। इफ इट इज इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड नॉट करेक्टेड इन टाइम, स्टैम्प जो लगना था आपके स्टेट के रूल्स के हिसाब से वो नहीं लगे,
So if it is insufficiently stamped, then that is again ground for rejection of a plaint. If it is barred by law, अगर वो एक सूट जो है, it is barred by law, meaning limitation period अगर उसकी expire हो चुकी है, it is beyond the period of limitation, then the plaint may be rejected. And last, plaint is not submitted in duplicate. मतलब आप plaint जब फाइल करते हैं तो साथ के साथ एक उसका और एक कॉपी भी फाइल करते हैं, उसको हम डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं, मतलब फोटो कॉपी आप बेसिकली फाइल करते हैं, वो अगर ना फाइल करें तब भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है. The thing is, the difference between return and rejection is this, that when a plaint is being returned, जब एक प्लेंट रिटर्न हो रही है, ठीक है, प्लेंट इज बीइंग रिटर्न्ड, in such cases the plaintiff can go file this plaint in another court. कोई बार नहीं है, वो अगर चाहे तो वो दूसरे जो अप्रोप्रिएट कोर्ट में जाकर वो फाइल कर सकते हैं. ये रिटर्न की बात कर रहे हैं. बट व्हेन अ प्लेंट इज बीइंग रिजेक्टेड, such rejection acts as a deemed decree. I will repeat, please do focus here, okay? When a plaint is being rejected, such rejection acts as a deemed decree. वो एक deemed decree होगी, वो rejection. ठीक है, it is a deemed decree, meaning res judicata will apply. एक बार आपका प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो आप फिर से वही प्लेंट फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में, क्योंकि सेक्शन 11 के चलते हुए रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. रेस जुडिकाटा का मतलब क्या है? व्हेन एन इश्यू हैज बीन डिसाइडेड, एक चीज कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर दी, कोर्ट ने एक इश्यू को डिसाइड कर दिया हो, तो फिर से उसी चीज पर यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट. आप फिर से उसी मैटर पर, उसी इश्यू पर आप एक फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते. दैट इज रेस जुडिकाटा. ठीक है. सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक्ट्स एज अ डीम्ड डिक्री. ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन में ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. जो हमने डिक्री अभी देखा था ना, उसी के वहां पर सबसेक्शन में दिया गया है कि रिजेक्शन इज अ डीम्ड डिक्री. So that is the major difference between return and rejection. Okay. All right. Now, plaint के साथ साथ, and I'm coming to that topic of injunction that I was talking about. Plaint के साथ साथ कोर्ट में क्या करते हैं कि plaintiff might file a separate petition, या उसको एप्लीकेशन भी आप कह लें, a separate application asking for a temporary injunction. क्यों? अब ये एग्जाम्पल आप देखें. फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर है, घर के इर्द गिर्द भी जमीन है, और उस जमीन के अतराफ, अराउंड दैट हाउस, देयर इज अ कॉम्पाउंड वॉल. माय नेबर, he is trying to demolish that compound wall and he wants to occupy some part of the land. Okay, so if I go to the court and file a plaint asking for perpetual injunction against my neighbor, कि इस मेरे पड़ोसी के खिलाफ आप एक परपेचुअल इंजंक्शन दे दीजिए, परपेचुअल इंजंक्शन आप मेरे पड़ोसी के खिलाफ दे दीजिए, ठीक है, ताकि वो he does not interfere into my land. Okay, the thing is, by the time the summons will be issued to the neighbor, he comes to the court, files a written statement, and then the entire trial is conducted and then judgment comes. It might take years. But my neighbor wants to demolish the wall right now.
So I need immediate relief. मुझे अभी immediately I need some relief. I want to save that compound wall. I want to save my house, my land, and I want to do that immediately. So what will I do as a plaintiff? I will file the plaint, sure, but along with that I will file a separate application. मैं एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा और उस एप्लीकेशन में आई विल आस्क फॉर एड इंटरिम ex parte injunction. ex parte एड इंटरिम टेम्पररी इंजंक्शन. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस ये टर्म्स क्या क्या है. ठीक है, देखिए, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टेम्पररी इंजंक्शन. टेम्पररी इंजंक्शन इज इंजंक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कि अगले 1 साल तक के लिए इंजंक्शन दिया जा रहा है, टेम्पररी इंजंक्शन. और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट जब तक दूसरा कोई ऑर्डर ना दे दे तब तक होगा, दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन. ठीक है, तो आई वांट टेम्पररी इंजंक्शन राइट नाउ. ओके, टेम्पररी इंजंक्शन टिल व्हेन. मैं कोर्ट से कहूंगा कि देखिए आप जजमेंट देने तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा. जजमेंट में मैं परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन मांग रहा हूं, तब तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा. लेकिन जब तक आप जजमेंट देके परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दे दे तब तक मुझे एक टेम्पररी इंजंक्शन तो दे दें. एटलीस्ट गिव मी टेम्पररी इंजंक्शन, ताकि दिस पर्सन डज नॉट डिमोलिश माई लैंड. है ना? ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन इसको कहते हैं. अगर दोनों तरफ सुनवाई हो और टेम्पररी इंजंक्शन दी जाए तो वी आर गोइंग टू कॉल इट टेम्पररी इंजंक्शन. ठीक है, अगर सिर्फ एक तरफ सुनवाई हो और टेम्पररी इंजंक्शन दी जाए, मतलब मैं कोर्ट गया और मैं कोर्ट से कह रहा हूं कि यार मेरी बात अभी आप सुन लें और अभी इंजंक्शन दे दें. डिफेंडेंट की बात अगर आप सुनने के लिए वेट करेंगे तो समन्स जाएंगे डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट आएगा कोर्ट, फिर जाके वो अपनी बात कहेगा. तब तक तो दीवार गिरा के आएगा वो कोर्ट. तो क्या फायदा हुआ? इसलिए जो मेरी बात मैं कह रहा हूं ये बात सुन लें और इसी बेसिस पे आप इंजंक्शन भी दे दें. इसको कहेंगे एक्स पार्टे इंजंक्शन. एक्स पार्टे मतलब एक ही तरफ सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ सुनवाई नहीं हो रही. ठीक है, सो दैट इज एक्स पार्टे इंजंक्शन. राइट? ओके, व्हाट इज एड इंटरिम ex parte injunction? Ad interim is until the summons are actually sent to the defendant and the defendant comes to the court. जब तक समन्स डिफेंडेंट के पास जाएंगे और जब डिफेंडेंट जो है आएगा, ठीक है, कोर्ट, तब तक जो इस पीरियड के लिए जो इंजंक्शन दिया जा रहा है, we'll call it ad interim injunction. Okay, it is only for this period that it is being, the summons are being sent, the defendant is coming to the court. Until that period an injunction is being given. Why? Because we want to save my property only for that period. Uske baad, whether to continue with that injunction later or not, that court will decide after listening to defendant now, because defendant अब आ चुका है. तो defendant आने तक जो injunction दिया जा रहा है उसको हम कहेंगे ad interim injunction. तो when I'm saying ex parte ad interim temporary injunction, I hope you understood this phrase now, right? So if I'm a plaintiff and if I'm going to the court and I'm filing a plaint and I ask the court कि भाई वो गिरा रहा है दीवार मेरी, आ गई वो जेसीबी प्रोक्लेनर सब लेके वो आ गया, right? And he's about to demolish the house. So please stop him from doing that. How will the court stop him from doing that? The court will issue an ad interim ex parte temporary injunction. उस इंजंक्शन का नाम ये होगा कि वो एड इंटरिम है बिकॉज इट इज अंटिल द डिफेंडेंट कम्स. इट इज एक्स पार्टे बिकॉज हमने डिफेंडेंट का तो सुना ही नहीं, ओनली वन साइड सुना है. इट इज टेम्पररी बिकॉज इट इज ऑब्वियसली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो इट विल बी एन एड इंटरिम एक्स पार्टे टेम्पररी इंजंक्शन. Okay, I hope you've understood this, right? Now, such temporary injunction is given under Order 39, Rule 1. Order 39 Rules 1 to 5 are
परहैप्स द मोस्ट यूज्ड, और मैं ये भी कहूं कि मोस्ट मिसयूज्ड और अब्यूज्ड प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल कर किए जाने वाले प्रोविजंस हैं सीपीसी के। ऑर्डर 39, रूल्स 1 to 5। ओके, नाउ there is a threefold test that the court has to look at before deciding a temporary injunction। एक टेम्पररी इंजंक्शन देने से पहले कोर्ट को तीन चीजें देखने होते हैं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस रखें यहाँ पर। ठीक है, इस टॉपिक के बाद वी विल close the class, so just focus, learn this much at least for today. It's a threefold test. Whenever the court wants to give a temporary injunction, we look at these three things. And where did these three things come from? These are also called the American Cyanamide Principles, because ये एक case है, it's a very landmark case, American Cyanamide Company versus Ethicon Limited. It is a judgment by House of Lords. Okay, and it is extensively followed in India also. Again, textbooks all mention this. So American Cyanamide versus Ethicon Limited is the case. ठीक है, और let's look at these threefold test. Okay, now first thing that court has to see. अब देखिए कोर्ट के सामने क्या है, आप एज अ जज सोचें अभी। ठीक है, नॉट एज अ प्लेंटिफ, लेट मी बिकम द प्लेंटिफ नाउ। ठीक है, यू आर अ जज। ओके, मैं आ रहा हूं आपके सामने और मैं कह रहा हूं कि देखिए मेरा घर है, मेरे घर के अतराफ इर्द गिर्द थोड़ी सी जमीन है, और वो जमीन को बाउंड्री करते हुए जैसे कॉम्पाउंड वॉल, मेरा पड़ोसी कॉम्पाउंड वॉल को गिरा रहा है, आज ही वो गिराने के लिए तैयार है, अभी मुझे इंजंक्शन दे, अभी मुझे रोकना है। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, प्लेंट मैंने फाइल कर दी, और एड इंटरिम एक्सपार्टे टेम्पररी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन भी मैंने फाइल कर दी। तो अब आप क्या सोचेंगे? आप ये थोड़ी बोलेंगे कि यार उसको देख के तो लग रहा है कि कुछ हो रहा है इसके साथ बुरा, तो इंजेक्शन दे देते हैं। नहीं, यू नीड समथिंग, सम कॉन्क्रीट ग्राउंड्स कि आप वो इंजेक्शन के एप्लीकेशन को अलाउ करें और वो एड इंटरिम एक्सपार्टे टेम्पररी इंजेक्शन दें। यू नीड समथिंग। व्हाट आर दोस थिंग्स, व्हाट आर दोस ग्राउंड्स? आप क्या क्या सोचेंगे? पहली चीज जो आपको सोचनी चाहिए वो ये है कि वेदर आई हैव अ प्राइमा फेसी केस और नॉट। क्या प्लेंटिफ के पास एक प्राइमा फेसी केस है या नहीं? मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, डज ही हैव अ केस? अगर मैं बोलूं ये बात कि एक इंसान है, वो वहां पर दीवार गिरा रहा है, एक इंसान है जो दीवार गिरा रहा है, मैं आके बोल रहा हूं, और आप मुझसे पूछेंगे अच्छा वो दीवार गिरा है, आपकी दीवार है? मैं कह रहा हूं नहीं यार, मेरी दीवार तो नहीं है, किसी और की दीवार है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसलिए मैं आके आई एम टेकिंग एक्शन। डू आई हैव अ प्राइमा फेसी केस? यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? जब वो दीवार मेरी नहीं है, जब आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, एंड वो दीवार कोई और आके इंसान गिरा रहा है, डू आई हैव अ प्राइमा फेसी केस टू सीक फॉर इंजंक्शन? नो, राइट? Srinivas, Yadav, Karthik, Pranati, and Jaishankar, all of you are saying no. Absolutely not. I do not have that prima facie case, right? So first thing that you need to look at is prima facie case, कि क्या इसके पास एक on the face of it क्या एक केस इसका बन रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले आप ये देखिए। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक एट इज इररिपेरेबल इंजुरी। इररिपेरेबल इंजुरी मतलब कि क्या अगर आप इंजंक्शन नहीं दें, इफ यू डू नॉट गिव एन इंजंक्शन राइट नाउ, यू आर अ जज, राइट? अगर आप ये इंजंक्शन मैं जो मांग रहा हूं एज अ प्लेंटिफ, ये अगर आप नहीं देते हैं, तो विल इट कॉज इररिपेरेबल इंजुरी टू मी, टू द प्लेंटिफ? आप सोचें कि जमीन, घर मेरा है, जमीन मेरी है, वो दीवार भी मेरी है, मैंने कॉम्पाउंड वॉल बनाई है। ठीक है, आप अगर इंजंक्शन अभी नहीं देते पड़ोसी को रोकने के लिए, ठीक है, अगर आप इंजंक्शन नहीं देते पड़ोसी को रोकने के लिए, इफ यू डू नॉट गिव दैट इंजंक्शन, will it
is it likely to cause irreparable injury to me? Right? Shama is saying yes. Shivani, yes. The answer is yes. It is likely to cause irreparable injury. Why? Because if my neighbor is not stopped, he will demolish the wall. And that is going to cause injury to me. आप ये ना कहें कि बाद में फिर से दीवार बना देंगे. वैसे नहीं. That's unreasonable. But as of now, whatever that wall is, that's going to collapse. So it will cause an irreparable injury to me. So if that is the case, give injunction. Right? And the third thing is that you have to look at balance of convenience. ठीक है? Balance of convenience. What is balance of convenience? That is being explained in these two questions. That you have to ask this question. What is that question? What is balance of convenience? Now, first thing is, if injunction is given, okay, if injunction is given, मान लेते हैं, let's assume कि injunction दिया जा रहा है. In whose favor are you making that order? If injunction is given, in whose favor are you making that order? Plaintiff, right? Thank you, Shivani. Plaintiff, right? Definitely. Everybody is okay with that. Now, you are making that order in favor of the plaintiff, which means you are making that order against the defendant. The injunction is actually against the defendant. You're asking the defendant not to proceed with any destruction or demolition. तो आप प्लेंटिफ के तरफ अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिफेंडेंट के खिलाफ ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है? तो क्योंकि आप डिफेंडेंट के खिलाफ ऑर्डर दे रहे हैं, आप देखें हाउ मच इनकन्वीनियंस आर यू कॉजिंग डिफेंडेंट. By giving an order against the defendant, how much inconvenience are you causing the defendant? Consider that. First thing. Okay, so far clear? That's the first thing that you have to consider. Now, let's assume that you're not giving injunction. अब आप injunction नहीं दे रहे हैं. If you're not giving injunction, in whose favor are you making that order? Of rejecting an injunction? Defendant? अब अगर आप injunction नहीं दे रहे हैं, मतलब आप defendant की तरफ आपने order दे दिया. Which means if you're giving that order in favor of defendant, it means that you're giving that order against the plaintiff, right? Now, if you're giving that order against the plaintiff, the question is, what is the inconvenience caused to the plaintiff because of this order? Okay. In the first scenario, when injunction is given, you're looking at the inconvenience caused to the defendant. In the second scenario, when injunction is not given, you're looking at the inconvenience caused to the plaintiff. Balance these inconveniences. इन दोनों को balance करो. And decide whose inconvenience is more. किसका inconvenience ज्यादा होगा? आप decide करें उस केस में. On the basis of the facts of the case, determine whose inconvenience is more. जिसका inconvenience ज्यादा होगा, आप उसके फेवर में ऑर्डर देंगे. ठीक है? अगर आपको लगता है कि प्लेंटिफ का इनकन्वीनियंस ज्यादा होगा तो आप प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर दे दें. या आपको लगता है डिफेंडेंट का इनकन्वीनियंस ज्यादा होगा तो आप डिफेंडेंट के फेवर में ऑर्डर देंगे. यू हैव टू बैलेंस दीज टू inconveniences. Okay, Sahil is asking a very good question. How will we know about the inconvenience of the defendant? Because the defendant is not on record yet. From whatever record you have, you just have to determine. You're not making a final conclusion here. You're just taking a call on the prima facie, on a prima facie basis by simply looking at whatever you have on the record. ठीक है? So that way you have to decide. All right? Now you give these two inconveniences.
and determine. Now I'm saying, please give example which favors the defendant against the plaintiff. For example, there is a road, a public road, okay, a very nice road, highway, whatever, like बहुत ज़्यादा lots of traffic is flowing through that road. I file a suit against the government saying that this particular road is being, it is actually built in my land. And along with that, I am asking for a ad interim temporary ex parte injunction against the government and everybody that nobody should use that road because that road is in my land. Nobody should be allowed to trespass my land because that is my land. So nobody should enter into that. Question is, will the court give an injunction in my favor, a temporary injunction in my favor? The answer is no. Very logical, no? Why? You have seen what is the balance of convenience and inconvenience. If that injunction is not given, am I being caused inconvenience? Maybe yes, because I'm claiming that is my land, but I'm not getting that land. So mild inconvenience. But if that injunction is given, what is the inconvenience caused to the defendant? अगर injunction हम दे देते हैं तो defendant को कितना inconvenience cause हो रहा है? A lot, because it's a highway. Where will you redirect the traffic? They will have to build an alternative road somewhere so that the entire traffic goes somewhere else. So the inconvenience is more to the defendant. The court will simply not allow an injunction in such cases, a temporary injunction in such cases. Got it? So you have to balance these two things. This is called balance of convenience. Okay? When you have these three things, prima facie case, balance of convenience, and irreparable injury. कुछ टेक्स्ट बुक्स में बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस लिखा है, कुछ टेक्स्ट बुक में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लिखा है. जैसे भी आप लिखे, बेसिकली यू आर बैलेंसिंग द सेम थिंग. ठीक है, so prima facie case, balance of convenience, irreparable injury. If you have these three things, all these three things, that is when a temporary injunction is given. Otherwise, a temporary injunction is not given. Okay, mind you, this is only regarding temporary injunction, not for permanent injunction, because the permanent injunction में ये prima facie case क्यों देखेंगे? वो तो पूरा case देखेंगे. After a proper trial, a judgment is given. So this is only for temporary injunction. So these are the three things that you need to know and you need to write, and preferably draw this diagram. It was asked in my mains also, and I did make this diagram. So you can make these flowcharts and diagrams in your this thing. When you write mock tests, I'll be correcting CPC, CRPC mock tests. So there I'll be helping you with like how to improve your answers using flowcharts and diagrams. So हम वो तब करेंगे, ठीक है? अभी के लिए I hope you've understood all of this. Okay. Is this clear? Is there any doubt? Please do ask. बाकी का पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा यार, आप देख लेना आराम से, ठीक है? एंड कल हम जजमेंट राइटिंग की भी क्लास करेंगे, ठीक है? If there is any doubt, then you can ask me now in the chat. यार अब कोई नहीं पूछ रहा. मैं जब पढ़ाता हूं ना तो इतने पूछते हैं पीपीटी मिलेगी क्या, someone is asking me what is lispendence, right? I'm in the middle of me explaining temporary injunction. ठीक है? Srinivas saying, can we write this flowcharts in Telangana JCJ? Definitely, I've written it. You know, yes, you can, but that doesn't mean that you write only flowcharts or only this thing. So out of the 10 questions that are asked, you can do these flowcharts and the diagrams, etc. For about 3 to 4 questions. Make it vibrant. Use different types of flowcharts. I'll tell you in the classes. I think you're already enrolled in the course, right? I've seen your name. So we'll discuss कि कैसे करते हैं, how to do that. For example, if there are 5 essentials, you can draw a star. If there's a question on theft, okay, define theft. 5 essentials of theft, you can draw a star. Okay, so it depends on how exactly you're doing it, but we'll learn. Okay. Okay. Right. There are a lot of silly doubts here. I mean, I'm just going to ignore these. Somebody just saying, explain again. What do you want me to explain? The last 1 hour of class, is it? Ask some specific doubt here.
Just don't say things like explain again or repeat the entire class. I mean, both of us look stupid if I do that. Um, okay. Okay, please explain what is cause of action. Cause of action is the reason which is giving you the right to file a suit. आपका right, आपका हक कहाँ से मिल रहा है एक सूट फाइल करने के लिए? दैट इज योर कॉज ऑफ एक्शन. उसको हम कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं. एक्शन लेने के लिए क्या वजह है, क्या कॉज है, आपका कौन सा हक है जो दबाया गया या मारा गया. ठीक है, सो दैट इज कॉज ऑफ एक्शन. प्रॉमिसरी नोट लिखा गया था, पे नहीं किया, तो द फैक्ट दैट प्रॉमिसरी नोट हैज बीन रिटन एंड यू हैव नॉट बीन पेड, कॉज ऑफ एक्शन. मेरी जमीन में कोई और आता है, द फैक्ट दैट ही हैज इंटरफियर्ड, कॉज ऑफ एक्शन. मेरा वो एक जो भी एक्शन हुआ है जो मेरे जमीन के अंदर आया है, दैट इज कॉज. वो वजह है कि मैं एक्शन ले पाऊं. ठीक है. ओके, थैंक यू अंतिमा. कैन वी इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सिविल title suit in judicial court once a decree has been passed by a customary court? No. If the customary court, as far as it is recognized by the government of India or the state, then that will act as res judicata. So you cannot do forum shopping by going to multiple courts. What is prima facie? Prima facie matlab on the face of it. That's the exact meaning of it, Priyanshu. On the face of it, right? Uh, okay. Thank you, Lokesh. Thank you so much. Glad that it helped you again. Bhavanshi, list pendants, I'll get just to give you a brief of list pendants, section 32 of Transfer of Property Act. Okay. What does it say? It says that when a property subject matter of a suit, right? When there is some property, some land or house, it is subject matter of a suit, and the suit is, you know, going on. At that point of time, that property cannot be alienated. It cannot be transferred. It cannot be sold. It cannot be gifted. You cannot transfer that property to anybody. Okay, it doesn't say you cannot, you can. But even if you do transfer that property to someone, both you and the purchaser of that property will be subject to this suit. So, for example, I have some land. You claim that this is your land. We have 1 acre of land. You are claiming that it is your land. I'm claiming that it is my land. Right now, it is with me in my possession. I am occupying it. You have filed a suit against me with regard to that land. While that suit is going on, I sell this land to one X, one third party. I've sold it to him. I can sell it, sure, but whatever the result of this suit is, it will apply to me and it will apply to him also. So, for example, if you win this civil suit, you filed the suit and the suit is decreed and you win this. If you win the civil suit, that person who has that land now, because I sold it to him, he will have to give that land to you. He cannot say that, you know what, I paid money and I got this land. How dare you take that land away from me? That land was lis pendens. It was subject to the suit and he will have to listen to the court. Okay, that. Very key remembering sections, frequent revision. Okay, that's it. Okay. All right. Like is saying, if you know Telugu, please use Telugu. No, most I know Telugu. Telugu వచ్చు కానీ దాదాపు అందరు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవరికి తెలుగు రాదు. None of these people know Telugu, so I'm not using Telugu here. Okay. Jaishankar Singh, I have been appointed recently as Advocate Commissioner in a title suit for local investigation and petition filed with the plaintiff for injunction. My question is, the injunction suit may be
File separately and in title both? No. Same suit can have both declaration of title as well as injunction. Same suit. एक ही सूट में दोनों हो सकते हैं जयशंकर. ठीक है. All right. I think I've taken enough doubts. अभी repeat कर रहे हैं और बहुत सारे हो रहे हैं. So tomorrow I'll take one session on judgment writing. ठीक है. And उसके बाद we will close this course, this free course JudiSure का. ठीक है. So tomorrow will be the last class, and I hope to see you all tomorrow, and we'll learn judgment writing tomorrow, and order writing also, and let's see. ठीक है. All right. Thank you all. It was a good session. I hope you've learned few topics, right? So I'll see you all tomorrow, same time, same link at 7, and we discuss judgment writing and order writing. Okay, about 2 or 3 different orders and some judgments. I want to look at like maybe one NI Act judgment because थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है NI Act का judgment. One civil also will look at, etc. I'll tell you what are the essentials, how exactly to write go ahead with the judgment and so on and so forth. Okay. So tomorrow, thank you, Srinivas. Thank you so much. Okay, I'll see you all tomorrow at 7. Okay, please be on time. Don't be late. I'll start, as soon as possible at 7 positive. Okay, thank you. Have a good night. Shall see you tomorrow. Bye-bye.